नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 6वां चरण संपन्न हो चुका है और अब 7वें चरण के रण को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण के रण के लिए वोटिंग होना है और ऐसे में चलिए हम आपको वाराणसी विधानसभा सीट लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहां पर इस बार के चुनाव में क्या माहौल है, मतदाता किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किन्हें दरकिनार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बरकरार रखने के साथ ही प्रदेश और देश में एक बड़ा संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी का लक्ष्य है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत हर हाल में सुनिश्चित हो और वहीं अन्य दल भी इस जिले पर विशेष फोकस किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर टिकी है। वाराणसी में बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी पिंडरा विधानसभा सीट से फिर से कमल खिलाना बड़ी चुनौती है। बात यदि इस विधानसभा सीट की करें तो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। पिंडरा में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में सीधी टक्कर है। तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर नुक्कड़ सभा और बैठकों का दौर जारी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अवधेश सिंह ने अजय राय को बड़े अंतर से हराया। अवधेश सिंह को 2017 में 90,614 वोट मिले थे। बात यदि पिंडरा विधानसभा सीट की करें तो वर्तमान में इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,72,000 के करीब है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में 90,000 कुर्मी, 60,000 हरिजन, 50,000 ब्राह्मण, 25,000 मुस्लिम वोटर्स के अलावा शेष ठाकुर, भूमियार, चौहान वोटर्स हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 बार कांग्रेस के अजय राय विधायक रह चुके हैं। इस बार भी बीजेपी के लिए उन्हें हराना बड़ी चुनौती है, लेकिन बसपा के बाबूलाल पटेल के मैदान में आने के बाद यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है। सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस विधानसभा सीट पर इस बार जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो वाराणसी में किसकी हवा है और मतदाताओं को आखिर झुकाव किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया जो कि लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन वाराणसी से अनुराग हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे हॉट सीट 7वें चरण की वाराणसी, आखिर क्या समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जनता का झुकाव किस ओर नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय सीट है और इसलिए जो भी विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में आती हैं वो सभी ऑटोमेटिकली एक मतलब हॉट सीट हो जाती है, फोकस ऑफ अटेंशन हो जाती है मीडिया के लिए भी और पॉलिटिकल पंडित्स के लिए भी। क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व होते हैं वहाँ के हर छोटे बड़े फैसले में, तो इसलिए लाजमी है कि लोग इस सीट के पर ध्यान दें। और जहां तक देखा जाए कि यहाँ पर किसको वोट जाएगा या किसकी जीत होगी, तो बनारस मुझे लगता है कि एक बहुत ही भावनाओं में बहने वाला शहर है। जैसा कि अगर आपको याद हो कि 2017 के चुनावों में जब बात चल रही थी और उस वक्त जो पॉलिटिकल पंडित अंदाजा लगा रहे थे कि 8 सीटों में से हो सकता है कि सिर्फ 5 या 4 जो है भाजपा खाते में जाए, बाकी सीटें निकल जाए, या हो सकता है सिर्फ 3 सीट ही मिले। और अचानक प्रधानमंत्री वहां आते हैं, रोड शो करते हैं, 3 दिन अपना प्रवास करते हैं और पूरा का पूरा मंजर बदल जाता है। तो अगर उन चीजों को मद्देनजर अगर देखा जाए तो इस बार काम भी हुआ है और विकास के मुद्दे पे लोग वोट करते हैं। हालांकि
पहले लोग कहते थे कि विकास बनता नहीं होता है, जातीय समीकरण हावी हो जाता है जब आप वोट देने जाते हैं। लेकिन इस बार जातीय समीकरण का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में लोगों ने विकास के जो कार्य देखे हैं उनके आधार पर वोट करेंगे। 2014 के बाद से ही अगर देखा जाए तो बनारस में काफी विकास कार्य हुए हैं। ये विपक्षी भी बोलते हैं दबी जबान से कि हाँ, बनारस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो पिछले कई दशकों से लटके हुए थे। तो बनारस एक मतलब जिस तरीके से बनारस में बदलाव हुआ है, अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, भले उसका विरोध रहा हो, शुरू में किन्हीं कारणों से विरोध रहा हो, लेकिन विरोधी भी उसको देखने गए। आपने देखा कि वहां पर कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, उसके बावजूद 31 को तो पुलिस रोकने में सफल हो जाती है भीड़ को, लेकिन जो धार्मिक भावनाओं का जो उभार था उसके चलते 5 लाख से ज्यादा की भीड़ 1 जनवरी को जो है उस इलाके में मौजूद रहती है नए कॉरिडोर का अवलोकन करने के लिए। तो सिर्फ जातीय समीकरण या राजनीतिक समीकरण ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं काम करेंगे। बिल्कुल। और अनुराग जी, जिस तरह से पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जाहिर तौर पर वहां पर वर्चस्व काफी ज्यादा है, लेकिन इस बार क्योंकि अमित शाह पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं, 7 मार्च को यहां पर चुनाव है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, और जो बीजेपी ने उस जगह पर तैयारियां की हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हर घर तक फूल पहुंचाए गए हैं। फूल छतों, जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरेगा तो जनता वहां से फूल बरसाएगी। तो एक माहौल बनाने की कोशिश अभी से ही बीजेपी ने पूरी कर ली है। बीजेपी ने मुझे नहीं लगता है कि अभी से माहौल बनाया। बीजेपी ने कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही कहते हैं माहौल बनाना शुरू कर दिया था बनारस में। अगर आपको याद हो तो कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद जिस तरीके से बनारस के घर घर में प्रसाद बटा, काशी विश्वनाथ धाम का जो प्रसाद था उसके पैकेट लोगों के घरों में पहुंचे, उसके साथ एक पुस्तिका पहुंची लोगों के घरों में, और पहले कहा गया कि शहर के सभी लोगों को मिलेगा, बाद में इसको इन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी एक्सटेंड कर दिया। ग्रामीण इलाकों तक लोगों को तक प्रसाद पहुंचा और उसके साथ एक छोटी सी पुस्तिका दी गई। तो मुझे लगता है कि ये अभी की तैयारी नहीं है। बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत आगे रहती है, फ्रंट फुट पे खेलती है और अपनी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर देती है, जबकि देखने में यही आया कि कुछ पार्टियों ने अनुकरण करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की खूबी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए। निशांत लगातार बने हुए हैं। निशांत, क्योंकि सबसे हॉट सीट है, 7वें चरण का जो मतदान है उसमें पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट वाराणसी, और लगातार हम देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, और जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है, जिसको लेकर अनुराग तिवारी जो पत्रकार है वो भी कह रहे थे कि माहौल अभी से बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पुनर्निर्माण हुआ उसके बाद से ही एक और लहर बीजेपी के लिए वाराणसी में देखने को मिल रही है। बेशक वर्षा वाराणसी से वहीं से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वहां पे कुछ करने की ललक भी है और वहां से एक मैसेज देने का भी जिम्मेदारी है, उनके पास चुनौती है कि वाराणसी को लेकर के कहीं न कहीं पहले लोग चिढ़ाया करते थे कि आप तो केटो बनाने के लिए आए थे और आपने क्या बना दिया। लेकिन लगातार जो पिछले कई दशकों से, जैसा अनुराग तिवारी जी ने बताया कि कई दशकों से ऐसे बहुत सारे वहाँ पे निर्माणाधीन पुलें बनी हुई थी जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, निर्माणाधीन रास्ते थे, सकरी गलियां थी, बहुत ऐसी चीजें थी वाराणसी में जो सही नहीं हो पाई। वहाँ पे विकास ढर्रे से अलग रहा, क्योंकि वो धार्मिक नगरी है, धर्म का एक जो है केंद्र है, तो वहाँ पे जब कोई आयोजन ऐसे धर्म से संबंधित होता तो साफ सुथरा दिखाई देता था, लेकिन वहाँ की गंदगी किसी से छिपी नहीं हुई है। लेकिन बाद में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से 2014 से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से सांसद बनते हैं, फिर तब से लेके आज तक कहीं न कहीं वहाँ पे विकास ढर्रे पे आया है, जो दबी जुबान पे विपक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन जितना भी काम हो विपक्ष का काम है अपना उसको क्रिटिसाइज करना, उससे ज्यादा करना। ये भी स्वस्थ लोकतंत्र की एक खूबी है कि आप क्या करते हैं, सत्ता में है
तो क्या कुछ बेहतर हो, विपक्ष को अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जो माहौल बनाने की बात है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ तो कईयों लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि मैं अपना योगदान देना चाहता हूं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दौर में। जो लड्डुओं का भोग था, प्रसाद था, उसमें पुस्तिका थी, धार्मिक पुस्तिका थी, वो वाराणसी मंडल में लोगों के बीच में गया और वो उस बात को मैसेज देने में सफल रहे कि ये जो डेवलप कर रहे हैं, जो काशी का नाम लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं, वो महज सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये एक ऐसा धार्मिक बिंदु है जिसको लेकर के आप खुद से इससे रिलेट हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टी जाहिर सी बात है कि इसका जो है फायदा उठाएगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, जो अपने अपने मुद्दे हैं, जो अपने डर्रे हैं, उस डर्रे पे राजनीतिक फायदा उठाती है। जाहिर सी बात है कि राजनीति में तो चाहिए, सरकार बनाएंगे तभी कुछ होगा। तो ऐसे में अगर ये सब कुछ करने से, अगर उनका जो विजन है, जो करने की एक इनका जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद रहता है, अपने एक विजन में रहता है, एजेंडे में शामिल रहता है कि हम ये कुछ करेंगे, तो ये एक मानसिकता भी होती है, उसके साथ साथ राजनीतिकरण होती है। इसके अलावा समीकरण पे भी बात करना चाहेंगे कि वाराणसी में क्या कुछ समीकरण है। इसके अलावा तो 8 विधानसभा क्षेत्र है वर्षा, जिसमें पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी। इन 8 विधानसभा सीटों के बारे में आगे आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। लौटूंगी मैं जल्द आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। तो ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। 7वें चरण की वाराणसी विधानसभा सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग समीकरणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। निशांत चौरसिया हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। निशांत, 8 विधानसभा सीटों के समीकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, विस्तार से बताइएगा कि क्या समीकरण इन 8 विधानसभा सीटों पर नजर आ रहा है। विधानसभा है, पिंडरा से अवधेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, अजगरा से कैलाश सोनकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा से उस समय एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, गठबंधन अब अलग हो गए हैं। वो भाजपा की जो पाले में है सीट, अजगरा सीट, कैलाश नाथ सोनकर। हालांकि अगर उस वक्त की बात करें तो 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, वहां से अन्य किसी दल को मौका नहीं मिला था। शिवपुर की बात करें, शिवपुर से अनिल राजभर जो इस वक्त मंत्री हैं, वो जो है विधायक वहां से। जी निशांत, आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी हम तक। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा कि रोहनिया से सुनील सिंह औड़े विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे। वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से, रविंद्र जायसवाल बाद में हालांकि स्टाम्प मंत्री बने थे। वाराणसी दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी बीजेपी से जो है विधायक चुने गए थे। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव, सेवापुरी विधानसभा का नील रतन पटेल उर्फ नीलू अपना दल के साथ उन्होंने चुनाव जीता था, यानी 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, उसके गठबंधन में गई थी। 6 सीटें पे तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में चुनाव हुआ था। 2 उनके सहयोगी दल उस वक्त का जो है भाजपा जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ वो चली गई है। अपना दल जो इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। पूर्व मतदाताओं की बात करें तो 27,79,103 मतदाता है अभी तकरीबन, इससे अधिक मतदाता होंगे। पूर्व मतदाताओं की अगर जिक्र करें तो 15,34,284 मतदाता वहां से हैं। महिला वोटरों की बात करें
तो 12,44,695 मतदाता बिल्कुल वहाँ पे निशांत, लेकिन हैं। पिछले बार क्योंकि 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत अगर 2017 का बात की जाए तो क्या वोटिंग प्रतिशत रहा था, हार जीत का अंतर कितना रहा था? बहुत ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही, बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सपा दूसरे नंबर पे रही। 61% के तकरीबन वहाँ पे वोटिंग हुई थी वाराणसी में, जो एक स्टैंडर्ड माना जा रहा था उस वक्त के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कुछ होगा, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत वहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि लोग वहाँ पे लगातार वहाँ पे भीड़ हो रही है। किसी भी प्रोग्राम में आज ही अखिलेश यादव गए थे, ममता बनर्जी हैं वहाँ पे, और प्रियंका गांधी भी 4 बजे से उनका वहाँ पे एक विधानसभा है, वहाँ पे उनका प्रोग्राम होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे होंगे। नरेंद्र मोदी वहाँ पे लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहला 2022 विधानसभा चुनाव के जब आचार संहिता लागू हुआ था, सबसे पहला राजनीतिक प्रोग्राम किए थे उन्होंने। वाराणसी के जो 8 सीट थी, उसके अलावा जो क्षेत्र वाराणसी क्षेत्र के सारे बूथ सम्मेलन को संबोधित किया था, जाहिर सी बात है उसका भी वहाँ पे असर होगा। और बिल्कुल, और निशांत, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से वहां पर वाराणसी में हैं, अलग अलग तरह की मीटिंग भी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं कल। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या रणनीति बनाई गई है कि 8 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से परचम लहराया जाए? 7वां चरण है और अंतिम चरण है, और ये गढ़ और चुनौती सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि कोई भी निर्णय होता है अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट नहीं पड़ता है तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को उंगली उठेगी, विपक्ष लगातार उसे उठाएगा। और जाहिर सी बात है कि महज 2 साल बाद मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अनुराग तिवारी हमारे साथ पत्रकार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्योंकि 8 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मुकाबला अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा क्या इन 8 सीटों पर जीत हासिल करना? जी देखिए, जो भी सरकार सत्ता में होती है, जब वो वापसी के लिए प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, जिससे हम नकार नहीं सकते जी। तो बीजेपी के साथ भी वही फैक्टर है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक बहुत हाई लेवल पे प्रोजेक्ट किया गया भाजपा की तरफ से, उसको लेके काफी विरोध भी था। कई जगहों पर जो आसपास हाईवे बने हैं उनमें किसानों को मुआवजे को लेकर नाराजगी थी, तो वो सारे फैक्टर्स थे। साथ में अगर किसानों को बहुत सारे लाभ सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की तो कहीं न कहीं छुट्टा जानवरों का जो एक मुद्दा है जिसको विपक्ष ने भी काफी प्रमुखता से उठाया है, वो भी है। रोजगार का मुद्दा है कि सरकार के दावे जो आंकड़े लाखों में हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है, जिनको वो रोजगार नहीं मिला है उनके अंदर नाराजगी है। तो और साथ में एक जाति समीकरण वाला जो मुद्दा है वो भी है। इनफैक्ट जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं नीलकंठ तिवारी, सारा का सारा काम फोकस दक्षिणी विधानसभा में रहा ज्यादातर, क्योंकि वहाँ पे आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आता है, मंदिर भी आता है। फिर भी, और आपने देखा भी कि जितने भी पिछले 7 सालों में ज्यादातर जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हुए वो घाटों के इर्द गिर्द ही हुए हैं। तो ये इलाका शहर दक्षिणी आता है, वहाँ पे भी इतना सारा काम होने के बावजूद लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी थोड़ी बहुत तो है ही, और ये फैक्टर वोट के रूप में काम करेगा जो हो सकता है भाजपा के अगेंस्ट में जाए। बिल्कुल अनुराग जी, और जिस तरह के से जो पुनर्निर्माण हुआ है उसके बाद से एक नाराजगी का जिक्र भी आप कर रहे हैं कि दक्षिण में कहीं ना कहीं एक नाराजगी है जिस तरह से वहां पर निर्माण हुआ है, लेकिन आप एक बार विस्तार से बताइएगा कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या हो सकती है। और एक और विधानसभा सीट है वहां पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है और महंत खुद बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं वो उनके गुणगान गाते हैं। जी जी जी, मैं समझ गया जो महंत जी का आपने जिक्र किया है। तो महंत जी का जो है, जो भी मुद्दा है, जो भी वो मुद्दा उठाते हैं वो वाराणसी की संस्कृति को लेकर है। माना जाता है कि बनारस जो है गलियों में बसता है, और कॉरिडोर के निर्माण के समय वहाँ गलियों में जितने भी भवन थे वो एक्वायर किए गए पुराने,
उनके पीछे का जो मुद्दा है वो ये है कि वहाँ पर जो पुराने समय में लोग आते थे वो अपनी धर्मशालाएं बनवा गए थे या मंदिर बनवा गए थे, उनमें उन्होंने सेवैतों को रखा था जो सेवा करते थे उस मंदिर की या उसकी देखभाल करते थे। तो हुआ क्या कि कालांतर में उन लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया और जहाँ तक किराए वगैरह की बात आती थी तो किराया भी बहुत बहुत छोटा अमाउंट, कहीं 5 रुपए कहीं 10 रुपए सालाना का भी किराया देखा गया। जब अधिग्रहण की बात हुई तो कागजात तो ओरिजिनल मालिकों के पास है और यहाँ जो बच चुके थे उन लोगों के पास कागजात नहीं थे, तो मुआवजा अधिग्रहण के बाद जो मिला वो सीधा जिसके पास कागज था उसके पास मुआवजा पहुंच गया। तो इस बात को लेकर नाराजगी थी कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा जीवन बिता दिया है, हमारा काम धंधा यहाँ पे है और कॉरिडोर की वजह से ये गलियां उजड़ गई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि काशी गलियों में बसती है। लेकिन अनुराग जी, इस नाराजगी का आखिर कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को? कुछ हद तक तो होगा, कुछ हद तक जो है वोट जो है खिलाफ जाएंगे। जी। जो लोगों से इंटरेक्शन करने पे पता लगता है उनके अंदर काफी नाराजगी है, क्योंकि वो उनका परिवार पीढ़ियों से वहाँ बसा हुआ था। तो किसी का भी परिवार पड़ेगा इसका अनुराग जी? जी कुछ हद तक तो असर पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बनारस भावनाओं में बहने वाला शहर है। जहाँ 3 सीट की बात हो रही थी 2017 में, वहाँ प्रधानमंत्री के जाते ही समीकरण पूरे बदल जाते। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री आपके दरवाजे पे आ गया है आपसे सहयोग मांगने, आपसे वोट मांगने, तो उस कारण मुद्दे बदल गए। रही बात बाकी जो आसपास की सीट्स हैं उनमें भी, जैसे अजगरा विधानसभा की बात करें हम, तो अजगरा विधानसभा आती वाराणसी जिले में जरूर पड़ती है। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास अनुराग जी। निशांत लगातार बने हुए हैं। निशांत, क्योंकि देखिए अनुराग तिवारी जी भी जिक्र कर रहे हैं कि बनारस जो है वो गलियों में जीता है, लेकिन जो निर्माण हुआ पुनर्निर्माण, उसके बाद से कहीं ना कहीं उन गलियों में जो तंग गलियां थी उनके वहां जो लोग रहते थे, नाराजगी देखने को मिली है। तो क्या माना जाए इन 8 विधानसभा सीटों पे से कौन सी ऐसी जो सीटें हो सकती हैं जिस पर इस नाराजगी का सामना कहीं ना कहीं बीजेपी को करना पड़ सकता है? देखिए, जो कैंट विधानसभा है वाराणसी का, और जो उसके आसपास मंदिर के आसपास वहाँ पे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि 2 तरीके का विरोध था वहाँ पे। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी उसको ब्रांडिंग कर रहे थे, उसका सीधा भारतीय जनता पार्टी को, मतलब धार्मिक मामले की सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी। तो वहाँ पे और कुछ गलियों को वहाँ पे चौड़ीकरण किया गया, ये इस नाम पे कि जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे रगड़ खाते हैं, जो कपड़े फट जाते हैं, जो समस्याओं का सामना करते हैं, उसका समाधान ताकि उन गलियों का चौड़ीकरण किया जाए। तो उनका कहना था गलियां जो है बनारस की पहचान है, उसको क्यों खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से करने की जिम्मेदारी था इस कॉरिडोर के वक्त, तो उसको सही करे। तो अलग अलग तरीके का, लेकिन जो वहाँ पे बसिंदे हैं, जो वहाँ से उससे सीधे तौर पे जिनका जुड़ाव था, मतलब जो वहाँ के लोग थे, उनमें थोड़ी ना कहीं उनमें नाराजगी थी, और उस नाराजगी का असर ये होगा कि उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। और लेकिन उसके अलावा अगर बात करें आसपास में, लेकिन उससे काफी खुश भी तो है। तो ऐसे में जो छोटा मोटा जो वोट प्रतिशत इधर उधर होता है, तो उसकी कितने कुछ मायने होंगे 10 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन ये वहाँ पे भी अगर बात करें जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। हालांकि 2017 में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2-3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह जाएगी, और रातों रात वहाँ पे एक जनसभा करते हैं और रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगली बार जब वहाँ पे वोट होता है तो पूरी की पूरी सीटें एकदम पलट जाती है, समीकरण पलट जाता है, माहौल पलट जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रत्याशी को लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, उसको विधायक बना करके सदन में भेज देती है। तो ये जनता है वहाँ की। पिंडरा में तकरीबन 3.25 लाख जो है समीकरण की बात करेंगे, 3.25 लाख मतदाता है, कुर्मी बाहुल्य है। अजगरा की बात अभी जिसका जिक्र कर रहे थे वो आवाज कट गई थी, वहाँ पे भी 3,20,000 के तकरीबन मतदाता है। वहाँ पे अनुसूचित जनजाति तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, यानी दलित क्षेत्र है। उसके बाद भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया था। और शिवपुर की बात करें 3,13,000 वहाँ पे है, यादव प्लस दलित बाहुल्य क्षेत्र है। रोहिनिया की बात करें 3,13,000 तकरीबन वोटर्स हैं। पटेल बाहुल्य है, यानी वहाँ पे कुर्मी वोटर्स जो है निर्णायक भूमिका में होते हैं। उत्तर में
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है। उत्तर विधानसभा जो एक ऐसा विधानसभा है वाराणसी उत्तर, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। दक्षिण वाराणसी दक्षिण की बात करें तो ब्राह्मण प्लस मुस्लिम वहाँ पे निर्णायक मतदाता है। कैंट की बात करें तो कायस्थ वहाँ पे निर्णायक भूमिका में है। और सबसे बड़ी जो सीट है जो वहाँ पे कहा जा रहा है, वहाँ से सपा ने उस सीट से महामृत्युंजय मंदिर के महंत किशन दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। और वो सीट जहां से सपा ने किशन दीक्षित को जो प्रत्याशी घोषित किया है, 1989 से लगातार 7 बार श्यामदेव राय चौधरी वहां से जीते थे, यानी और 8वीं बार जो है वहां पे बिल्कुल निशान, तो इन सभी सीटों पर माना जाए कि मुकाबला काफी दिलचस्प है और 8 की 8 विधानसभा सीटें पिछली बार 2017 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2022 में कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पुनर्निर्माण हुआ उसके बाद से नाराजगी, थोड़ी मोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन ये नाराजगी आखिर क्या वोटर्स बीजेपी तक पहुंचाएंगे या फिर ये जो नाराज वोटर्स हैं किसी और पार्टी को समर्थन देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, जिसके परिणाम 10 मार्च को निकलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।